जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल मशीन एंड लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण 18 पीवाईक्यू की, जो आपके आगामी 4 दिन बाद जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले सीसॉ के एक आलंब से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। m केजी का एक लड़का सीसॉ के दूसरी तरफ आलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला सीसॉ संतुलन की अवस्था में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि सीसॉ झूला है और उसके एक साइड में दो बच्चा 30 केजी और 15 केजी का क्या होता है, बैठता है। और ये जो बच्चा 30 केजी और 15 केजी का है, ये जो बैठ रहा है, इसका झूले के जो आलंब है, फलक्रम है, उससे जो दूरी है वो कितना है? तो सर, जो 30 केजी वाला बच्चा है वो फलक्रम से 1 मीटर की दूरी पर बैठ रहा है और जो 15 केजी वाला बच्चा है वो फलक्रम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठ रहा है। अब मेरे मित्र, फलक्रम के दूसरे साइड एक m केजी का लड़का है, वो क्या हो रहा है? तो सर, आलंब के दूसरी तरफ 1.2 मीटर की दूरी पर जाकर के बैठ रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब झूला संतुलन की स्थिति में आ गई है तो जो m का मान होगा वो क्या होगा, यानी कि दूसरी तरफ जो लड़का बैठा है उसका वैल्यू क्या होगा। मेरे मित्र, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट करें आपके सामने में कि मान लो कि ये आपका एक सीसॉ झूला है और इसका ये क्या है, फलक्रम पॉइंट, आलंब बिंदु है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे जो हैं वो झूले से 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठ रहा है। तो मेरे मित्र, थोड़ा देर के लिए आप सपोज कर लो कि फलक्रम से अगर हम यहां आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, तो 1 मीटर की दूरी, फलक्रम से यहां तक की दूरी हम कितना मान लेते हैं, 1 मीटर। और यहाँ पे जो बच्चा बैठा है कह रहा है कि क्रमशः, तो 30 केजी वाला बच्चा यहां बैठा हुआ है और मान लेते हैं कि फलक्रम से यहां तक की जो दूरी है ये कितना है आपका, 1.2 मीटर। तो 15 केजी वाला बच्चा यहां बैठा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा हमारा, 1.2 मीटर और यहां तक कितना हो गया, 1 मीटर। अब दूसरा बच्चा इस फलक्रम से 1.2 मीटर की दूरी पर आकर के यहां पे बैठ जाता है, जिसका जो मास है वो यहाँ पे m बोला जा रहा है, या आप कह सकते हो कि इसका जो इसको इंडिकेट किया गया है वो m से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये संतुलन की स्थिति में होगी तब ये जो m है, ये जो m है, इसका मान कितना होगा, इस m का वैल्यू कितना होगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम इस m को निकालेंगे तो हम सबों को मालूम है कि जो हमारा लीवर होता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीवर बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है और आप सभी कहते हैं भार इंटू भार भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास भुजा होता है। तो मेरे मित्र, आप जरा सा ये बताओ कि जब लीवर बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे लिखें कि बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होगा, जिसको आप टॉर्क भी बोलते हो, टी से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, बल बल इंटू बल भुजा हो जाएगा। बल बल इंटू आप कहेंगे बल भुजा। ध्यान देना, अब जो बल होगा यहां पे आप कहेंगे वो भार के रूप में होगा, इसको हम क्या mg लिख सकते हैं। और बल भुजा, मान लो कि ये लंबाई जो है, जो एक फलक्रम से ये 1.2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, ये 30 केजी वाला बच्चा इधर 1 मीटर की दूरी पर और इधर जो है ये 1.2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो क्या है, r। तो मेरे मित्र, ये क्या हो जाएगा, mg इंटू आर, mg इंटू आर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, बल आघूर्ण का सिद्धांत तो यही कहता है। अब मेरे मित्र, अगर हम आपको ये कहें कि ये जो आपका फलक्रम बिंदु है और उसके लिए आर ये है आपका, तो ये जो आपका m वाला कोई लड़का है, m वाला जो कोई लड़का है, उसके लिए हम mgr कैसे लिखेंगे। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, पहला चीज तो हमारा मास तो मालूम नहीं है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, सिंपली इस लड़का का मास निकालना है, क्वेश्चन का मोटिव यही है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी, हम लिख सकते हैं m
और फिर जी के जगह आप कहेंगे जी ही लिखेंगे, एम जी इंटू आर कितना हो जाएगा 1.2, एम जी इंटू आर कितना हो जाएगा आप कहेंगे 1.2 इक्वल टू, मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो लड़का है इसका भी भार होगा mg के रूप में और इसका भी भार होगा mg के रूप में। अब g तो यहां भी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि यहां पे mg इंटू 1.2 लिखे हैं तो इधर भी हमारा mgr होगा और ये जो mgr होगा वो क्या होगा, तो सर जो दोनों लड़का बैठा हुआ है उसका मतलब कह सकते हो भार और उसकी जो भुजा होगी वो होगी। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे अगर हम लोग ये कर लें कि m इंटू या सिंपल आप लिख लो कि m इंटू लिखना जरूरी है, m इंटू 1.2 और ये g कॉमन ले लें और इधर भी हम g कॉमन ले लें, तो आप ये बताओ g आपने कॉमन ले लिया है तो बचा क्या m और r, तो आपका 30 केजी वाला बच्चा फलक्रम से 1 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है तो 30 गुना 1 और 15 केजी वाला बच्चा फलक्रम से 1.2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है तो प्लस 15 इंटू क्या हो जाएगा 1.2। क्या आपको समझने में दिक्कत आ रही है मेरे मित्र? हमने बल आघूर्ण इक्वल टू mgr लिया तो आप सभी कहेंगे कि इसका जो mgr होगा वो इसके बराबर होगा संतुलन की स्थिति में, क्योंकि बल आघूर्ण का सिद्धांत वही कहता है भार इंटू भार भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो मेरे भाई यहां से अगर हम m इंटू 1.2 और g क्या करें सर कॉमन ले लें और फिर mgr, चूंकि इसका भी mg होगा इसका भी mg होगा मतलब भार तो दोनों का ना होगा और दोनों अलग अलग दूरी पे है तो mgr आप कहेंगे सर दोनों का भार गुना उसकी दूरी, तो हमने क्या करा सर g पहले ही कॉमन ले लेते हैं और 30 केजी वाला जो बच्चा है वो क्या कर रहा है सर, तो फलक्रम से 1 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ तो 30 इंटू 1 अब प्लस जो 15 केजी वाला बच्चा है वो फलक्रम से 1.2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ तो हमने क्या कर दिया प्लस 15 इंटू 1.2। अब मेरे भाई ये g और ये g बराबर के दोनों साइड हैं तो आप कहेंगे सर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि m इंटू 1.2 इक्वल टू 30 एकम 30 और यहाँ पे 1.2 है तो पॉइंट हटा दीजिए, 5 तिया सॉरी अगर आप 5 से भी काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ये 3 होगा, 5 तिया 15 5 दूना 10 दो छा के 12 तो ये हो गया 30 प्लस 6 तिया 18 कितना सर 48, यानी कि m इक्वल टू हम 48 बटा 1.2 कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट हटा दीजिए ऊपर 0, आप क्या कहेंगे कि 12 चौका 48 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 40। तो जो आपसे पूछा जा रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले सीसॉ के एक तरफ आलम से क्रम से 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पे बैठे हैं तो m केजी का एक लड़का झूले से सीसॉ के दूसरी तरफ से आलम 1.2 मीटर की दूरी पे बैठता है और झूला संतुलन की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा m का मान होगा वो कितना होगा आप कहेंगे गुरुजी 40 केजी, कितना हो जाएगा 40 केजी, मतलब जो आपका m द्रव्यमान वाला लड़का है वो कितना है आप कहेंगे सर 40 किलो का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर। मेरे मित्र मैंने आपको क्या बताया है कि लीवर 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसी डिफरेंसेस को समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को रखा है। आप सभी को मैंने बोला था कि अगर आपको तीनों ही लीवर के प्रकार को याद रखने हैं तो बस ये एक शॉर्ट ट्रिक FLE याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होगा, आलंब बिंदु भार और प्रयास के बीच में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा आप कहेंगे फर्स्ट क्लास लीवर। और कैंची में देखो तो सर यहां पे आप इसको दबाओगे और ये कैंची का दोनों जो आपका ब्लेड है वो इस पाइपोट के चारों ओर घूमेगा और यहां पे फोर्स लगेगा, तो एफर्ट आपका इधर है और जो आपका लोड है वो इधर है और इसके बीच में फलक्रम है, तो लोड और एफर्ट के बीच में अगर फलक्रम हो तो उसको फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं और कैंची हमारा क्या होगा आप कहेंगे फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण होगा। सेकेंड क्लास लीवर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखना कि वैसा लीवर जिसमें मेरा मित्र जो लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में हो, लोड क्या हो फलक्रम और एफर्ट के बीच में हो। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दो यहां पे कि ये आपका एक पहिया ठेला गाड़ी है
और इसमें इस जगह पे क्या है सर, फलक्रम है। फलक्रम वो बिंदु होती है जिसके चारों ओर कोई भी आपका जो सिंपल मशीन होता है वो स्वतंत्रता से घूम सकता है। तो मेरे मित्र ये फलक्रम है यहाँ पे। और ध्यान देना कि जो आप कूड़ा या कचरा कोई भी चीज उठा रहे हो वो यहाँ पे उठा रहे हो, तो जो फोर्स लग रहा है वो आपका यहाँ है। और मेरे मित्र ध्यान देना कि ये आप यहाँ पे उठा रहे हो, लेकिन इसके द्वारा जो भार होगा वो तो कहेंगे आप नीचे की ओर लगेगा, और उसको बैलेंस आप कहां से करोगे सर, यहाँ से एफर्ट लगा करके। तो एफर्ट और फलक्रम के बीच में आपका क्या है, लोड है। तो जो एक पहिया ठेला गाड़ी है वो क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, सेकेंड क्लास लीवर का उदाहरण। क्या होगा, सेकेंड क्लास लीवर का उदाहरण। अब मेरा मित्र ध्यान देना यहाँ पे कि जो हम लोग का हाथ है, तो हाथ के थ्रू जो हम लोग किसी भी चीज को उठाते, जैसे मान लो कि ये आपका बुक है और इस बुक को आप उठाए हुए हो, यहां आप फोर्स लगा रहे हो, और ये जो आपका एल्बो क्योहनी है ये किसका काम कर रहा है सर, फलक्रम का काम कर रहा है, और एफर्ट इसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो आपका आर्म है, मतलब कि बांह है, वो थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण होगा। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि फर्स्ट क्लास में आप देख रहे हो कि फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में है, सेकेंड क्लास में लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में है, थर्ड क्लास में क्या होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि थर्ड क्लास में जो एफर्ट है वो आपका फलक्रम और लोड के बीच में होगा। थर्ड क्लास में जो एफर्ट है वो आपका फलक्रम और लोड के बीच में होगा। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र जो बर्फ उठाने वाला चिमटा होता है, तो चिमटा आपका कुछ इस तरीके का रहता है। अब आप यहां से किसी चीज को पकड़ोगे, मान लो कि यहां हमने पकड़ा, ये हमारा उंगली जो है वो चिमटा का काम कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फलक्रम बिंदु होगा। और आप प्रयास यहां पे करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इधर उंगली को ध्यान देना कि जिस पॉइंट से हम पकड़े हैं वो वाला पॉइंट लोड कहलाएगा, और अंगूठा से हम यहां दबा रहे हैं, इस जगह पे हमारा क्या हुआ, आप कहेंगे सर एफर्ट होगा। और मेरे मित्र ये जो हमारा दोनों गैप बन रहा है ये किसका काम करेगा, आप कहेंगे फलक्रम का। तो भाई मेरे ये आपका कौन सा लीवर हो जाएगा, आप कहेंगे थर्ड क्लास लीवर। क्यों, क्योंकि इसमें लोड और एफर्ट के बीच, लोड और फलक्रम के बीच में आपका क्या है, आप कहेंगे एफर्ट। तो जब एफर्ट आपका लोड और फलक्रम के बीच में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, थर्ड क्लास लीवर कहेंगे। अब यहीं पे बर्फ उठाने की चिमटा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। कौन सा लीवर, थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। अब नट क्रैकर यानी कि सरौता की बात करी जा रही है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो सरौता है, तो सरौता कुछ इस तरीके का होता है। अब क्या देख रहे हैं कि यहां फलक्रम है और यहां आपका एफर्ट है और बीच में लोड है। सरौता में क्या होता है कि सर जो हम सुपारी काटते हैं वो बीच में, तो लोड कहां लग रहा है सर, बीच में। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आपका फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड हो, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड हो, तो वो सेकेंड क्लास लीवर होगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि जो हमारा सरौता है गुरुजी ये सेकेंड क्लास लीवर हो जाएगा। क्या होगा, सेकेंड क्लास लीवर। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता है। मेरे मित्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि घिरनी का उपयोग हम वहां पे करते हैं जहां हमें बल की दिशा को परिवर्तित करना होता है, और यहां पे कहा जा रहा है कि रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता है। मतलब रस्सी को आपने 10 मीटर खींचा तो उधर से भार 2.5 मीटर ऊपर उठा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर जो घिरनी है उसकी दक्षता क्या होगी। याद कीजिए मैंने आपको दक्षता के लिए सर फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, तो न्यू इक्वल टू MA बटा VR गुना 100, जहां पे MA क्या है चला, आप कहेंगे यांत्रिक लाभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। यांत्रिक लाभ बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज। VR सर वेगानुपात, जिसको क्या बोला जाता है सर, वेलोसिटी रेशियो बोला जाता है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना, 2.5। अब ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी रेशियो नहीं दिया गया है, सिर्फ जब रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता है यह बताया गया है। तो मेरे मित्र 10 मीटर खींच रहे हैं, तो जो आपका प्रयास का विस्थापन है, मतलब प्रयास कितना दूर तक कर रहे हो, 10 मीटर तक, तब प्रयास का विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
तो आप सभी कहेंगे गुरुजी डीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी कितना 10 मीटर। भार का विस्थापन कितना है चला, भार का विस्थापन, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी भार का विस्थापन को डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा सर भार है वो 2.5 मीटर खींचा चला जाता है, तो जो हमारा भार का विस्थापन होगा वो क्या होगा 2.5 मीटर। मेरे मित्र आप सबों को मैंने बताया है, क्या बताया है कि वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है सर, प्रयास का विस्थापन बटा भार का विस्थापन, प्रयास का विस्थापन बटा भार का विस्थापन डी बटा डीएल। तो क्या हम यहां वी आर नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसीलिए वी आर इक्वल टू डीई, प्रयास का विस्थापन कितना है सर 10, भार का विस्थापन 2.5, 2.5 दूना 5 चौका 10, ऐसे ही पॉइंट हटा दो 25 चौका 100, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया सर जी 4, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2.5। क्या पूछा जा रहा है घिरनी की दक्षता, कहेंगे कि सर न्यू इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2.5 है और वेलोसिटी रेशियो 4 है, गुना 100 हो जाएंगे और मेरे मित्र ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा और ये कैंसिल, 2 5 10, 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 12.5 और 12.5 गुना 5 कर दो 25 25, 5 दूना 10 दो 25 25 का 2, 5 दूना 10 दो 12 और 5 एकम 5 और 1 6, एक अंक के बाद दशमलव दे दो मेरे मित्र, ये हो गया आपका 62.5%। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आपका सवाल इस तरीके का हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज इनटू वीआर गुना 100 होता है। यहाँ पे प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी प्रतिशत हम लगा दिए, ये प्रतिशत लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बटा वीआर गुना 100 आप कहेंगे दक्षता हो जाएगा। और जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है, वीआर क्या है वेलोसिटी रेशियो, ये सर प्रयास का विस्थापन बटा भार का विस्थापन डी बटा डीएल के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बर्फ उठाने की चिमटा, क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा 3rd क्लास लीवर हो जाएगा। बर्फ उठाने की जो चिमटा होगी ये हमारा 3rd क्लास लीवर होगा, क्योंकि एफर्ट जो है वो फलक्रम और लोड के बीच में होगा। अब पिलास, प्लायर को क्या कहते हैं, पिलास, ट्रेड के छात्र हो यार, अब प्लायर वगैरह से नहीं घबराना है आपको। क्या कहेंगे कि पिलास में भी वही बात है गुरुजी, लोड एक तरफ एफर्ट एक तरफ, बीच में फलक्रम। तो फलक्रम और लोड मतलब लोड और एफर्ट के बीच में अगर फलक्रम आ जाए तो आप कहेंगे पिलास तो गुरुजी हमारा 1st क्लास लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1st क्लास लीवर। और मेरे भाई जो सीसॉ है यानी कि सीसॉ झूला, ये भी क्या होता है आपका 1st क्लास लीवर होता है। और अभी मैंने आपको बताया है एक पहिया का ठेला, आप कहेंगे गुरुजी ये 2nd क्लास लीवर होगा। क्या होगा 2nd क्लास लीवर। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बताओ चला ना बनेगा, क्या कहोगे कि गुरुजी द्वितीय श्रेणी का उदाहरण केबल और केबल व्हील बैरो है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एक चरखी प्रणाली पुलिस सिस्टम की दक्षता का पता लगाए जिसका यांत्रिक लाभ 3.6, जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर ऊपर उठ जाता है। क्या कहोगे कि गुरुजी हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे अब कि इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो गुना 100, यहां पे चला परसेंटेज लगा देंगे। क्या कहोगे कि सर जी यहां पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 3.6 है, जबकि 8 मीटर खींचने पर भार मतलब रस्सी को 8 मीटर है ना खींचोगे तो भार है से 1.6 मीटर ऊपर उठेगा। तो क्या कहोगे डीई मतलब प्रयास का विस्थापन 8 मीटर, डीएल लोड का विस्थापन 1.6 मीटर। चला वेलोसिटी रेशियो आप कहेंगे डी बटा डीएल गुरुजी। अब डी कितना 8, डीएल कितना 1.6, पॉइंट हटा करके कहोगे सर 16 पंचे 80, वेलोसिटी रेशियो कितना आया 5 आया। अब आपको मैकेनिकल एडवांटेज मालूम है, इफिशियंसी इक्वल टू क्या कहोगे गुरुजी मैकेनिकल एडवांटेज 3.6 अब बटा वीआर 5 गुना 100, प्रतिशत लगा दो, पॉइंट हटा के नीचे 50 गुना 100, न्यू इक्वल टू 36 गुना 72%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? बताओ चला ना बनेगा, क्या कहोगे कि गुरुजी अभी ना बताए हैं। ये जो पलायर है ये क्या है? प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका उदाहरण है। प्रथम श्रेणी की जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो क्या होती है? तो सर एक से अधिक भी होती है, एक से कम भी होती है और एक के बराबर भी होती है। अब जो बर्फ उठाने का चिमटा है आप कहेंगे गुरुजी थर्ड क्लास लीवर, ठेला गाड़ी व्हील बैरो सेकंड क्लास लीवर, नट क्रैकर सरौता आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी हमारा फलक्रम और जो मतलब एफर्ट है उसके बीच में लोड है। तो हम सभी को मालूम है FLE से फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होगा, सेकंड क्लास लीवर कहलाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि यदि किसी मशीन का भार L है और भार द्वारा तय की गई दूरी LD, तो किया गया कार्य, तो चला कहते हो W इक्वल टू सर जी FS होता है, तो F यहाँ पे mg होगा और तय की गई दूरी कितनी है? LD। तो आप सिंपल क्या कहेंगे कि गुरुजी ये mg हमारा L होगा और विस्थापन के जगह तय की गई दूरी LD दिया हुआ है, तो किया गया कार्य L इंटू LD। That's why right answer of this question is option number B. Next, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि क्लास 1 लीवर में प्रयत्न डैश दिशा में होता है। मेरे मित्र मान लो कि ये आपका कोई लीवर है और यहाँ पे आप क्या करोगे? एफर्ट लगाओगे, तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ हमारा लोड होगा। अब इसमें जो आप एफर्ट लगाओगे वो एक ही दिशा में, तो जाहिर सी बात है कि क्लास 1 लीवर में प्रयत्न आपका जो प्रयास का दिशा होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर एक दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है, मतलब 5 यूनिट का प्रयास किसी लोड पर 10 यूनिट का लगाया जा रहा है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता ज्ञात करें। बिल्कुल ही सरल सवाल कि 5 यूनिट और 10 यूनिट लोड लगाया जा रहा है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा प्रयास है वो कितना? 5 यूनिट, और जो हमारा भार है वो कितना है? सर जी 10 यूनिट। भार कितना है? 10 यूनिट। अब प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी विस्थापन कितना है? तो प्रयास का विस्थापन सर 50 और लोड का विस्थापन कितना? 20। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो मैकेनिकल एडवांटेज है नहीं, तो D/DL कैसे लगेगा चला आपको। सर यहाँ पे भार और प्रयास दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बटा एफर्ट हम नहीं बताए आपको। मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ जो है वो लोड बटा एफर्ट के बराबर होती है, आपको नहीं मालूम है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो लोड कितना? 10, प्रयास कितना? 5, 5 दूना आप कहेंगे गुरुजी 10। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 2 आ गया। अब डी और डीएल दिया हुआ है, तो VR क्या होगा? सर जी प्रयास का विस्थापन बटा भार का विस्थापन, तो ये हो गया 50/20, ये कैंसिल। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो गया हमारा 2.5। अब एफिशिएंसी ले आओ, MA/VR गुना 100 से आपका 100% लगा देना। N इक्वल टू MA कितना? सर 2, VR कितना? 2.5 गुना 100, पॉइंट हटा दो, ऊपर सर 0 हो जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 25 चौका 100 और जो इफिशियंसी होगी वो 20 चौका 80। कितना? 20 चौका 80। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है, तो प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट हो, तो मशीन की दक्षता कितनी होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी 80% होगी। कितनी? 80%। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य इनपुट डैश होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, हमेशा क्या होती है? 100% से कम होती है। क्यों? क्योंकि जब वो मशीन चल रहा होता है तो कुछ एनर्जी क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी घर्षण के रूप में लॉस होता है। तो सवाल है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होगा? आप कहेंगे सर हमेशा कम होगा, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, किसी मशीन की दक्षता कभी भी डैश नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आदर्श मशीन, यहां पे याद रख लेंगे कि केवल आदर्श मशीन की दक्षता, केवल आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है
कि क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है, फिर आधार प्रयत्न के नजदीक होता है, लोड प्रयत्न और आधार के बीच में होता है। मेरे मित्र, मैंने आपको क्या बताया है कि जो सेकेंड क्लास लीवर होगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होता है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सेकेंड क्लास लीवर की बात करेंगे तो सेकेंड क्लास लीवर में जो हमारा लोड होगा वो आलंब और प्रयास के बीच होगा। आलंब और प्रयास के बीच होगा क्या? भार आप सभी देख रहे हैं। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसर का में है कि प्रयत्न लोड और आधार के बीच होता है। यहां पे आधार किसको बोला जा रहा है सर? आधार फलक्रम को बोला जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर जो सेकेंड क्लास लीवर होगा उसमें लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच होगा। यहां कहा जा रहा है कि प्रयत्न लोड और आधार के बीच होगा। प्रयत्न लोड और आधार के बीच होगा तब तो ये थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। आप कहेंगे ये नहीं होगा। कह रहा है कि आधार प्रयत्न के नजदीक होगा, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है। प्रयत्न लोड प्रयत्न और आधार के बीच होगा, लोड प्रयास और आधार यानी कि आलम के बीच होगा। इसीलिए सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है? प्लायर, सीजर, सीसो, नट क्रैकर। न बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी तीनों प्लायर, कैंची, सीसो आपने बताया है, इसी सेशन में बताया है कि ये तीनों क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर। क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर। तो मेरे मित्र ये जो नट क्रैकर है आप कहेंगे फर्स्ट क्लास लीवर नहीं होगा, ये क्या होगा? आप कहेंगे सेकेंड क्लास लीवर। क्यों? क्योंकि सर एफएलई फलक्रम लोड और एफर्ट, मतलब फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, और थर्ड क्लास में तो आप कहेंगे सर फलक्रम और लोड के बीच एफर्ट होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि डैश उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो चूंकि जो आपका थर्ड क्लास लीवर होता है उसका फलक्रम यहां होता है, तो थर्ड क्लास लीवर में फलक्रम के बाद आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, तो यहां पे उसको मूव कराने के लिए बियरिंग की जरूरत होती है। तो आप सभी ये ध्यान रखना जो सवाल पूछा जा रहा है कि डैश उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे थर्ड क्लास लीवर में अन्य उपकरण को पकड़ने के लिए बियरिंग या क्या कह सकते हो बीम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो आप कहेंगे सर चिमटा, स्टेपलर, हॉकी स्टिक। ये तीनों क्या होंगे? थर्ड क्लास लीवर के उदाहरण। क्या होंगे? थर्ड क्लास लीवर के उदाहरण। जबकि व्हील बैरो आप कहेंगे ये सेकेंड क्लास लीवर के उदाहरण है। पूछा जा रहा है थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि किसी साधारण मशीन की दक्षता को तय किया जाता है किस रूप में? तो दक्षता आप कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बटा वीआर गुना 100 होता है। तो मेरे मित्र पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। आप कहेंगे ये सर बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में 1 बटा वेगानुपात गुना यांत्रिक लाभ, कहीं से नहीं होगा। वेगानुपात बटा यांत्रिक लाभ नहीं होगा। अनुपात गुना वेगानुपात गुना यांत्रिक लाभ नहीं होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि उस घिरनी प्रणाली का वेगानुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि उस घिरनी का वेगानुपात क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, जिसकी दक्षता कितनी है? 50%। दक्षता 50%। और कह रहा है कि इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर, मतलब प्रयास कितना किया जा रहा है? तो सर प्रयास 100 न्यूटन का हो रहा है और भार कितना हो रहा है? 250 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो? वेगानुपात का मान क्या होगा? क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो हमारा इफिशियंसी होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो गुना 100 होता है या नहीं होता है? जल्दी बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखो भाई यहाँ पे कि वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है और पता आपको मैकेनिकल एडवांटेज भी नहीं है। क्या कहोगे कि गुरुजी मैकेनिकल एडवांटेज तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। लोड बटा एफर्ट। लोड कितना है?
250। अब एफर्ट कितना है 100। ये जीरो कैंसिल। आप कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज गुरुजी 2.5 हो गया। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहोगे कि सर जी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 50% है। कितना 50%, सॉरी दक्षता हमारा इफिशियंसी 50% दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 आ गया। वेलोसिटी रेशियो को हमको निकालना है, वीआर तो हमको निकालना है, और ये गुना 100% कैंसिल होगा। क्या कहिएगा आप कि 50 गुना वी आर इक्वल टू 2.5 गुना 100। चलो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 गुना 100 बटा 50। पॉइंट हटा दो, नीचे आप कहेंगे गुरुजी एक जीरो और आ जाएगा, और इसको तो प्यार से ये खा जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई 5। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 और वेगानुपात 50 है तो इसकी दक्षता न बनेगा। क्या कहिएगा गुरुजी एन इक्वल टू एम ए बटा वी आर गुना 100। अब आप क्या कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40, वेगानुपात 50 गुना 100, जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, ये हो गया 40 दूना 80%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र आपके इस चैप्टर में 18 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको आप सभी ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का सवाल अगर आपके सामने दोबारा आ जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।